नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज दोस्तों हम बात करेंगे पर्यावरण प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। इसमें हम लाटेस्ट 30 क्वेश्चन करेंगे, न्यू एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। ये 30% बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेक्शन की दृष्टि से और इम्प्रूवमेंट की दृष्टि से, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पेडागोजी के कम कंसेप्ट के ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। यानी 20+ क्वेश्चन यहाँ पे कंसेप्ट के रहते हैं, और कंसेप्ट इतना बड़ा है, इतने टफ क्वेश्चन पिछली बार आ गए थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये किए गए हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रीवियस में पूछे गए उनको भी कंबाइंड किया है। तो ये फुल आपका कंक्लूजन होने वाला प्रिपरेशन के लिए। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं कि आप सभी लोग तैयार हैं। सभी लोग तैयार हो जाइए, कमर को कस लेना है, एग्जाम को फतह 101% करना है। सभी यहाँ पे ध्यान पर समझिएगा। प्रथम प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट का कि निम्नलिखित में से कौन सा आश्रय का सबसे प्रारंभिक रूप होता है? कच्चा घर, गुफाएं, पक्का घर या नाव होता है? ये पिछली बार आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था। तो आवास चैप्टर से प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आश्रय का सबसे प्रारंभिक रूप होता है। तो आश्रम ठहरने का सबसे प्रारंभिक रूप पहले क्या होता था, ये सोचिए। तो पहले घर नहीं हुआ करते थे, तो प्रारंभिक रूप जो होता है वह गुफाएं हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ गुफाओं वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और पिछली बार जो पूछा गया था काफ़ी लोगों ने गलती किया है, यही गलती अब नहीं करना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, छिंदवाड़ा? सभी बताइएगा। जी हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो आप सभी लोग जानते हैं झीलों की नगरी भोपाल की बात हो रही है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी आपके भोपाल में ही है। सभी ध्यानपूर्वक कमेंट कीजिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की 1985 में हुई थी। ठीक है, सभी ध्यानपूर्वक कमेंट कीजिएगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर हाथ जोड़कर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, सैंडसे मार्टिस अपना घोंसला बनाने के लिए सुरंग खोदता है। वे खाली स्थान में घोंसला बनाते हैं और नदी के किनारे खदानों चट्टानों के खुले हुए चेहरों पर सुरंग बनाते हैं। तो वे किसमें घोंसले बनाते हैं? पृथक क्षेत्र में, कॉलोनियों में, खेतों में या चूना पत्थर में बनाते हैं? देखिए, जो सैंडसे मार्टिस होता है वह अपना घोंसला जो है बनाने के लिए सुरंग खोदता है। वे जो होते हैं कॉलोनियों में घोंसला बनाते हैं और नदी के किनारे खदान या चट्टानों के खुले चेहरों पर सुरंग बना लेते हैं। तो किस पर बनाते हैं? कॉलोनियों में घोंसला बनाते हैं। तो घोंसला से संबंधित भी प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 12 मई, 22 जून या 20 फरवरी को? सभी लोग बताइएगा। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है आप सभी लोग जानते हैं। कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस? अगर पूछा जाता है तो 22 अप्रैल। जी हाँ साथियों, 22 अप्रैल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न पर्यावरण शिक्षा शास्त्र से प्रश्न है, पेडागोजी से प्रश्न है कि शिक्षण सहायक सामग्री ईवीएस के शिक्षण को सुदृढ़ करती है। पाठ्य पुस्तक के सामग्री को बदलना, गृह कार्य को आसान बनाना, बोले गए शब्दों के पूरक या शिक्षकों की गतिविधि को कम करना? तो आप सभी लोग जानते हैं ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, तो आपके लिए सहायक सामग्री ईवीएस के शिक्षण को सुदृढ़ करती है। किस प्रकार से सुदृढ़ करती है? बोले गए नए शब्द या बोले गए शब्दों के पूरक के रूप। क्योंकि यहाँ पे पाठ्य पुस्तक को सामग्री को बदलना, गृह कार्य को आसान बनाना, बोले गए शब्दों के पूरक या शिक्षकों की गतिविधि को कम करना, तो ये थोड़ा कम आ रहा है। तो बोले गए शब्दों को पूरक, वैसे बी ऑप्शन भी पॉजिटिव है आपका इस पर, लेकिन सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है? गांधीनगर, जवाहर, राणा प्रताप, इंदिरा? ज़्यादातर नहीं वाले प्रश्न आते हैं। अब इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि 3 ऑप्शन सही होते हैं, एक निगेटिव दिया रहता है। तो चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है, यानी ये जानने जरूरी हमारे लिए कि चंबल नदी पर अगर बांध की बात होती है तो
गांधी सागर बांध की बात करते हैं, जवाहर सागर की बात करेंगे, राणा की बात करते हैं, लेकिन ये जो इंदिरा सागर है, ठीक है, इंदिरा सागर बांध आपके नर्मदा नदी के खंडवा पर बना हुआ है। बाकी जो आपका गांधी सागर बांध है यह चंबल नदी के मंदसौर में है, जवाहर सागर बांध चंबल नदी के कोटा ज़िले में है, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी के रावत भाटा ज़िले में है। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न रिपीट हो सकता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, माइंड की मेमोरी में सेव कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? घास गेहूँ आम, घास बकरी मानव, बकरी गाय हाथी, या घास मछली और बकरी। तो इनमें से जो एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करे वह हमारा घास बकरी मानव होगा। क्यों? क्योंकि घास बकरी को खाने वाले मानव सभी नहीं खाते, लेकिन एक खाद्य श्रृंखला की अगर बात करें, क्योंकि बकरी गाय हाथी तो नहीं हो सकता, घास मछली और बकरी नहीं हो सकते क्योंकि बकरी मछली नहीं खाती है, घास गेहूँ और आम हो नहीं सकता क्योंकि तीनों हैं। तो खाद्य जाल वो कहलाता है जो जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ये खाद्य जाल हो गया। इसी प्रकार से घास को खाने वाली बकरी को खाने वाले कुछ मानव। तो बी ऑप्शन जो है खाद्य श्रृंखला के हमारा निर्माण कर रहा है। तो ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है, अन्यथा नहीं ले लेना सभी लोगों को। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता विधि या उपयुक्त सभी। देखिए पर्यावरण शिक्षा ईवीएस पेडागोजी में देखें, समस्या समाधान विधि के गुण लक्ष्य केंद्रित विधि भी होती है, सृजनात्मक भी होती है, चयनात्मकता भी होती है, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन। अगर दो चीज़ें पॉजिटिव दी गई हैं और ऑप्शन अगर उपरोक्त वाला दिया गया तो समझ जाइए वही सही होने वाला है, ठीक है। कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, नोट करते जाना है, ताकि यही एग्ज़ाम में आपको काम आने वाली है और यही चीज़ आपके एग्ज़ाम में क्वालिफाइड कराती है। अगला प्रश्न है, 2018 इसरो में विशिष्ट सेवा के लिए इसरो के उत्कृष्ट उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय वान करमन विंग्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रितु भारद्वाज, रितु करियादली, श्री एस के किरण कुमार या सीवी रमन। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं कि इसरो में विशिष्ट सेवा के लिए 2018 में उत्कृष्ट उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय वान करमन विंग्स पुरस्कार से जिसे सम्मानित किया गया वह और कोई नहीं श्री एस किरण कुमार जी। थर्ड वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। ये दोस्तों श्री एस किरण कुमार जी विक्रम साराभाई प्रोफेसर और पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं इसरो और सचिव डीआरडीओ को पासाडेना कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में 8 नवंबर 2018 को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय वान करमन विंग्स पुरस्कार इनको मिला। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ सहयोग नहीं करता है? अंतरिक्ष विभाग के साथ नहीं करता है, या कह सकते हैं परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ, कॉरपोरेट विकास विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो डीआरडीओ निम्नलिखित में से किस संगठन के सहयोग से नहीं करता है? यानी डीआरडीओ अंतरिक्ष विभाग के साथ करता है, परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ, लेकिन कॉरपोरेट कार्य विभाग के साथ नहीं करता। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग समझ रहे हैं? एक एक क्वेश्चन समझते जाइएगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून, 28 मार्च, 11 मई या 21 मार्च को। क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा। तो विश्व वानिकी दिवस की मैं बात कर रहा हूँ। विश्व वानिकी दिवस मतलब 21 मार्च। इसके बाद बेहतरीन प्रश्न है, ये संभावित प्रश्न समझ लीजिए। पौधे में अधिसूति विभाजन होता है मूल शीर्ष में, परागकणों में, तनों में, परागकोश में। पौधे संबंधित लगभग ज़्यादातर शिक्षक भर्ती में इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो पौधे में अधिसूति विभाजन की बात करते हैं तो किस में होता है? परागकोश में होता है। कोई कोई परागकण कर लेता है, लेकिन परागकण नहीं करना है, परागकोश करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पिछली बार पूछा गया प्रश्न था कि रॉकेट फॉल्कन 9 का डिजाइन और निर्माण किसके द्वारा किया गया था? नासा, इसरो, स्पेसएक्स, डीआरडीओ। सभी लोग बताइए। 4 बेहतरीन ऑप्शंस दिए गए हैं। 7 PM में डेली आपको जुड़ना है क्लास के लिए
और इसके साथ साथ साथियों, जिनको भी ईवीएस की टॉपर नोट्स प्राप्त करनी है, टॉपर नोट्स भी आ चुकी है, ये टॉपर नोट्स आपको प्राप्त हो रही, केवल आपको व्हाट्सएप करना है। 159 में टॉपर नोट्स मिलेगी, जिसमें आपके लगभग 550 पेजेज मिलेंगे आपको। पूरा कंक्लूजन आपको मिलेगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ कंसेप्ट भी मिलेगा। और इसको केवल व्हाट्सएप करना आपको 9630689598 9630689598 9598। इसमें व्हाट्सएप करेंगे, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो जिनको चाहिए टॉपर नोट्स, वो आप एफर्ट कर रहे हों तो आपकी तैयारी को ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा, यानी आपकी तैयारी को 20 गुना बढ़ा देगा। नहीं समझ रहे हैं? अगर आपकी तैयारी समझ लीजिए 50 है तो 70 हो जाएगी, आपकी तैयारी 60% चल रही है तो 80 हो जाएगी, आपकी तैयारी 80 चल रही है तो ये 20% जुड़ेंगे, 100% हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रॉकेट फाल्कन 9 का डिजाइन और निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो स्पेसएक्स। किसके द्वारा? स्पेसएक्स के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, जिसे हम NBHM, इसका उद्देश्य क्या है? मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करना, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, पीली क्रांति। देखिए, जो नीली गुलाबी ये क्रांतियाँ हैं, पिछली बार ज़्यादा नहीं 5-6 दिन के पेपर में पूछा गया था एक ये क्वेश्चन कर, सभी पेपर में नहीं आया, तो इस बार चांसेस हो सकते हैं, इसलिए क्रांतियों को समझिएगा। वैसे सभी लोग समझ जाएं, कितनी भी क्रांति पूछी जाए आपसे तो बनता है, आप पढ़ते हैं, आप सभी लोग ज्ञानी सर्वय खाता लोग हैं, और आप जायसवाल कोचिंग सेंटर फैमिली के हिस्सा हैं, तो अपने आप में एक उत्सुकता होता है, एनर्जी आपके अलग लेवल की होती है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का उद्देश्य होता है मीठी क्रांति के लक्ष्य को प्राप्त करना, क्योंकि शहद मीठा, शहद के जैसा एंटीबायोटिक मीठा पदार्थ आपको नहीं मिलने वाला, जो कि नेचुरल होता है। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर, भोपाल। झीलों की नगरी भोपाल की बात की जा रही, लेकिन राइट आंसर होगा आपका बेंगलोर। जी हाँ, देश के पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जो है आपके बेंगलोर पर स्थित। इसके बाद बहुत ही प्यारा न्यारा सा प्रश्न है कि मानव निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? आंतरिक वायुमंडल में, बाह्य वायुमंडल में, मध्य मंडल में, उपरोक्त तीनों में। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा मैं क्वेश्चन कहूँगा, संभावित प्रश्न कह सकते हैं, आप भी इसे कह सकते हैं कि मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? तो मानव द्वारा निर्मित जो उपग्रह होते हैं वह बाह्य वायुमंडल में होते हैं, आंतरिक नहीं होते। कहाँ पे होते हैं? बाह्य वायुमंडल में होते हैं, क्योंकि आंतरिक में तो ठहर ही नहीं सकते हैं, एक वायु का दबाव है। अगला प्रश्न है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। स्पोर्ट जीके से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, आप जानते हैं, दो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आपके बांग्लादेश। जी हाँ, कबड्डी, बांग्लादेश को कबड्डी को कुछ और बोला जाता है। बांग्लादेश का कबड्डी का जो 1972 में राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था, इसको बांग्लादेश में हाडूडू के नाम से भी जाना जाता है। क्या? हाडूडू, याद रखिए, अगर हाडूडू पूछा जाए तो कबड्डी ही है। अगला प्रश्न है, एक कोष की सूक्ष्मजीव कौन होता है? स्पाइरोगैरा, विषाणु होता है, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो जब भी एक कोष की जीव की बात की जाती है, आपके माइंड में एक ही बात आता है, और वह आता है पैरामीशियम, क्योंकि एक कोष की सूक्ष्म जीव की बात करते हैं तो वह पैरामीशियम ही होगा। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। सभी कमेंट कीजिएगा, एनर्जी के साथ क्लास में बने रहिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पूछा जा रहा है, कहाँ पर है? इंदौर, लखनऊ, देहरादून, इनमें से कोई नहीं। सारे ये दिन दिनांक आपको पता होना चाहिए, सारे ही पर्यावरण से संबंधित है, तो पर्यावरण तिथि दिनांक पता होना चाहिए। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की अगर बात आती है तो ना तो इंदौर में है, ना लखनऊ में, ना देहरादून में। अब बात आती कहाँ पर है? तो भारतीय वन प्रबंधन की अगर बात करते, भा से भारती और भा से भोपाल, अर्थात भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल शहर में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, प्यारा न्यारा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे हम बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे बोला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय स्नेही माना गया है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? कोलकाता, लखनऊ, देहरादून, इनमें कोई नहीं।
तो इंडिया लेवल जीके पूछा जाएगा, याद रखिएगा, अगर जीके लेवल को कंबाइन किया जाता है और किया ही जाएगा डेफिनेटली। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? आपके लखनऊ में, याद रखिए। बायोटेक्नोलॉजी पार्क की बात आएगी तो लखनऊ नवाबों के शहर की बात आएगी। कौन कौन लखनऊ से है सभी लोग कमेंट कीजिएगा, या आप लखनऊ के मेट्रो में घूम चुके हैं कि नहीं ये भी कमेंट कीजिएगा, या लखनऊ आप कभी विजिट किए हों, घूमने गए हों, रिलेटिव या कुछ भी जैसा भी हो, कमेंट अवश्य कीजिएगा। कमेंट करने से आपसे जुड़ने का मौका मिलता है, आपसे कमेंट पढ़ने का मैं जब भी फ्री होता हूँ आपके कमेंट अवश्य पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, जो अच्छा लगे आपको कमेंट अवश्य करना है। अगला प्रश्न है, एक छात्र समस्या से जूझ रहा है, शिक्षक द्वारा अधिगम विधि के माध्यम से उसकी मदद करने के बाद वह एक समाधान पर पहुंचा, विधि को पहचानना है। देखिए, जब आप के शिक्षक बनेंगे, कक्षा में पढ़ाने जाएंगे, तो कोई छात्र जब समस्या से जूझ रहा होता है तो आपके द्वारा अधिगम विधि के माध्यम से उसकी मदद करने के बाद वह एक समाधान पर पहुंचता है, तो वह विधि आपको बताना है। प्रदर्शन, परियोजना, समस्या या रोल प्ले। तो वह क्या होती है भैया? कोई बच्चा बालक समस्या से जूझ रहा है तो आप आपके द्वारा जो अधिगम विधि का प्रयोग होगा वह समस्या समाधान विधि का प्रयोग होगा। सिंपल सी बात है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वह क्या कहलाता है? सहभोजी कहलाता है। बिल्कुल सही बात। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या के दृष्टि से किसी देश का वास्तविक धन क्या होता है? खनिज, वनस्पति, निवासी, अर्थव्यवस्था। तो आप सभी लोग जानते हैं जनसंख्या की दृष्टि से किसी देश का वास्तविक अगर धन पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं वह उसकी अर्थव्यवस्था होती है। क्या होता है? अर्थव्यवस्था होता है कि नहीं होता? जनसंख्या की दृष्टि से किसी देश का वास्तविक धन जो होता है वह उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतिक शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। एक तो आएगा ही। जब भी कायांतिक शैल की बात की जाती तो मेरे दिमाग में एक बात अवश्य उठती है, और दिमाग में बात क्या उठती है? संगमरमर, यानी कायांतिक शैल का संपर्क संगमरमर। 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, आइए कंप्लीट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को, प्रैक्टिस पेपर को। अगला प्रश्न है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? लवण, साल्ट, या सीधे कह सकते हैं नमकीन या नमक। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। तो महासागरों में आप देखते हो कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? लवणीय होता है। तो कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? लवणों में भी प्रकार होता है, यानी नमक में भी प्रकार होता है। तो लवण सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक होता है महासागरों में होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। अगला प्रश्न साथियों की भौतिक संरचना की वजह से मनुष्य रहना पसंद करता है? पहाड़ों में, मैदानों में, पठारी क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में। अब प्रश्न कर रहा है भौतिक संरचना के अनुसार। तो भौतिक संरचना के अनुसार अगर देखें तो हमारा भाई मानव कहाँ रहते हैं? मरुस्थल में ही करेंगे, ठीक है, या मैदानों में। मैदान होगा यहाँ पे, क्या होगा? मैदानों में होगा, क्योंकि मरुस्थल तो बालुई इलाका हो जाएगा तो वहाँ तो गर्म में रहेंगे नहीं, ठीक है। तो मैदान होगा यहाँ पे, क्योंकि मैदान में वो घर बना सकता है। अगला प्रश्न, यह मध्य प्रदेश में केले का सबसे बड़ा उत्पादक जिला इंदौर है, शिवपुरी है, बुरहानपुर, छतरपुर। केले का नाम आता तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में बुरहानपुर। वैसे भुसावल आपको याद होगा, जब भी ट्रेन से जाते होंगे मुंबई जाने वाले, भुसावल आता है तो केले का नाम आ जाता है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं वे प्राथमिक चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भौतिक पर्यावरण के तत्व नहीं है? मिट्टी, नगर, जलवायु या प्राकृतिक वनस्पति। नेगेटिव प्रश्न है, तो सभी को कमेंट करके बताना कि कौन जो है भौतिक पर्यावरण के तत्व नहीं है, नहीं में बताना है, ठीक है। और 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया ये भी आपको कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। और क्लास आपको कैसी लगी, सेट आपको कैसी लगी, सभी लोग प्रिपरेशन में लग जाइए। 7 PM में डेली क्लास में अटेंड कीजिए और 101% अपने तैयारी को इम्प्रूवमेंट के साथ एग्जाम को फतेह कीजिए। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।